प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है आज के इस 10th क्लास की केमिस्ट्री के 5th लेक्चर में। आज तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सब के वीडियोस की लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, तो उन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एज पर जो सिलेबस हमें जानना है वो कौन कौन से है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। एक है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने लिखा है रिएक्शंस RXNS, है ना। नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नंबर 4 प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। नंबर 5 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। और लास्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। ये हमारे पास है 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इनमें ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमें मिलेंगे ये 2 टाइप्स के। एक होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा जो हमें मिलेगा वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज के टॉपिक में ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, आज हम ये 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। लेकिन इनको पढ़ने से पहले जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में 3 बातों का खास ख्याल रखना है। यानी कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए ये 3 बातें। नंबर 1, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कोई भी एटम रिएक्टेंट्स में जो होता है ना, जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में, वो एटम्स प्रोडक्ट्स में भी वही होंगे जो रिएक्टेंट्स में थे। कोई भी एटम प्रोडक्ट्स में नया नहीं आ सकता, या कोई भी एटम जो रिएक्टेंट्स में था वो प्रोडक्ट्स में गायब हो ही नहीं सकता। एक बात तो ये याद रखनी है। नंबर 2 क्या याद रखनी है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स जो हैं वो कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं एक दूसरे में। जैसे हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ
एटम्स जो होंगे रिएक्टेंट्स में, वही टाइप्स ऑफ एटम्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में भी होंगे। तब क्या होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन? सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, और वो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से ही नई चीजें बनती हैं। और वो रीअरेंजमेंट कैसे होता है? रिएक्टेंट्स में जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स में बॉन्ड्स बन जाते हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि जैसे एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं यहां पे, अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलता है और वाटर बनाता है, और ये दो है, ये दो बनता है, ये गैस है, और ये ऑक्सीजन जो है ये भी गैस फॉर्म में है, जबकि ये वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो क्या है, इस हाइड्रोजन की आपस में ये दो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, तो एक मॉलिक्यूल में जो ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, दो एटम्स से एक मॉलिक्यूल बनता है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम एक लाइन से दिखाते हैं। और फिर ये दो मॉलिक्यूल है ना, दूसरे मॉलिक्यूल में भी दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन एटम्स के बीच में है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड है ये। सिमिलरली ऑक्सीजन है, यहां पे इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनको हम दो लाइन से दिखाते हैं, इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, इनको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे ना, आगे जब बढ़ेंगे हम, तो हमें ये बॉन्ड और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका अलग से हमें टॉपिक लेना है। तो बॉन्ड क्या है, तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि एटम्स के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, और वो बॉन्ड्स जो है रिएक्टेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब यहां पे वाटर है, ये ऑक्सीजन अलग अलग हो गए हैं, ये ऑक्सीजन अलग हो गए हैं, इसके साथ ये हाइड्रोजन अलग अलग आ गए हैं। तो अब यहां ये आपस में बॉन्ड बना देंगे, बॉन्ड बनते हैं यहां पे। इसी तरह से दो है, ये दो वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे दो और हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन, इनके बीच में बॉन्ड बनता है। अब देखिए यहां पे टोटल एटम्स हाइड्रोजन की चार हैं, यहां पर भी चार ही हैं। यहां पे रिएक्टेंट्स में दो ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट्स में भी दो ऑक्सीजन। तो तीन बातें जो यहां पे मैंने आपको बता दी है, कोई भी एटम जो है रिएक्टेंट्स में वो आपको प्रोडक्ट्स में भी दिखेगा। दैट इज एटम्स न क्रिएट होते हैं न डिस्ट्रॉय होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, क्या हुआ कि कोई भी एटम हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, या कोई भी एटम ऑक्सीजन का हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी कि या किसी और टाइप ऑफ एटम में कन्वर्ट नहीं हुआ है। कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ एटम इनटू अनदर टाइप इज नॉट पॉसिबल इन केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। दो बातें हो गई है। तीसरी बात क्या है, वो मैंने ये बताया कि तब क्या होता है, सिर्फ रिएक्टेंट्स में जो ये एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है, और जब ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनमें नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते, नए बॉन्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से नई चीजें बनते हैं। तो आप देखिए यहां पे दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, एक मॉलिक्यूल में दूसरे में अलग जुड़े हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टी अलग है। हाइड्रोजन आपको पता है इट बर्न्स, और ये गैस है, और ऑक्सीजन जो है इनके दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, इट हेल्प्स इन बर्निंग। लेकिन जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में नए बॉन्ड्स बने, नया चीज बना है, दैट इज वाटर। और ये वाटर न जलता है न जलने में मदद देता है, बल्कि क्या होता है, इसमें एक नई प्रॉपर्टी है, दैट इज इट इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर, है ना। ना इसकी प्रॉपर्टी है इसमें, ना इसकी प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी इसमें है। तो ये नया चीज जो बन गया है, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट्स। ये होता है केमिकल रिएक्शन में। तो तीन बातें ये पहले आपको जहन में रखनी है। अब हम आएंगे किसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। इसको मैं रब कर रहा हूं।
ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है? इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और जब वो कंबाइन करते हैं ना तो प्रोडक्ट एक ही बनता है। लेट अस सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी, ये दोनों मिलेंगे और ये बना देंगे प्रोडक्ट। और होगा क्या, इसमें और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा और ये बनेगा सिंगल प्रोडक्ट। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे और वो बना देंगे एक सिंगल प्रोडक्ट। क्या बना देंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। It is the reaction in which two or more elements or compounds combine together chemically to form a single compound. What is combination reaction? It is the reaction in which two or more elements or compounds, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे वो, या वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिलेंगे, लेकिन जब वो मिलेंगे ना तो वो केमिकली मिलेंगे, दैट इज बॉन्ड बनेगा वो, है ना। और वो क्या बना देंगे? एक सिंगल कंपाउंड बना देंगे, जैसे यहां पे हमने बता दिया है। ये ए और बी ये दोनों एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ये दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं, या ए एलिमेंट होगा तो बी कंपाउंड हो सकता है, या बी कंपाउंड ए एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है ड्यूरिंग दिस केमिकल कॉम्बिनेशन। तो दैट मीन्स कि दो एलिमेंट्स कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहां पे एग्जांपल देंगे, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन। एक एग्जांपल, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, ये पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, अभी हमने बताया था हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस ये एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेगा, वो भी एलिमेंट है, और ये बना देंगे वाटर H2O लिक्विड ट्वाइस, लेकिन ये कंपाउंड है ना। तो एलिमेंट जो होता है ना, ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा है, एलिमेंट इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, एक ही टाइप ऑफ एटम्स उसमें होते हैं, प्योर फॉर्म में होगा वो, है ना। लेकिन कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, एटम्स होते हैं। जैसे इसमें दो किस्म के एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये जो एलिमेंट्स है ना दो डिफरेंट, वो आपस में एक फिक्स्ड रेशो में केमिकली बाउंड होते हैं, यानी कि बॉन्ड इनके बीच में होता है, दैट इज कंपाउंड। तो दो एलिमेंट्स मिलेंगे और उन्होंने एक सिंगल कंपाउंड बनाया है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहां कोई ये बोलेगा, यहां तो दो कंपाउंड्स बने हैं,
दो, ये दो जो है, ये दो मॉलिक्यूल्स बने हैं। टाइप कितने का है? एक ही बना ना, सिंगल टाइप है ये। वाटर इज अ सिंगल टाइप ऑफ कंपाउंड। बने हैं वो दो, है ना, दो बने हैं। तो जब ये एक किस्म का एलिमेंट है, ये दूसरे किस्म का एलिमेंट है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं और उन्होंने सिंगल टाइप ऑफ कंपाउंड बनाया है, दैट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम यहां पे देंगे, जैसे अपने वो इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने आपको दिखाया था कि केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है ना, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो वो हम यहां पे लिखेंगे मैग्नीशियम, आपको पता है इट इज अ मेटल और एलिमेंट है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, रिबन फॉर्म में होगा, एयर में इसको जलाते हैं वो गैस फॉर्म में होता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब बर्न होता है, मैग्नीशियम जब बर्न होगा ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये पाउडर फॉर्म में होगा, है वो सॉलिड ही है लेकिन पाउडर फॉर्म में होगा। और ये जो है व्हाइट पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑलरेडी मैंने ये वहां पे डिस्कस किया है आपके साथ। तो ये दो रिएक्शंस जो हैं, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं। यहां पर भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर सिंगल कंपाउंड बन गया, यहां पर भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर सिंगल कंपाउंड बनता है। ये दोनों किसकी एग्जांपल है? दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कभी कभी क्या होगा, दो कंपाउंड्स कंबाइन हो सकते हैं। यहां पे हम लिखेंगे व्हेन टू कंपाउंड्स कंबाइन। कभी कभी दो कंपाउंड कंबाइन करते हैं और सिंगल कंपाउंड बना देते हैं, सिंगल टाइप ऑफ कंपाउंड बना देते हैं। जैसे हम यहां पे एक एग्जांपल लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, इसको जब हम वाटर में डालते हैं H2O में तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कंपाउंड बनता है। दिस इज कॉल्ड क्विकलाइम। इसको हम क्विकलाइम, कॉमन नेम है इसका, और ये है स्लेक्ड लाइम, और ये एक्वस फॉर्म में मिलेगा। बट दिस स्लेक्ड लाइम, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में। इसको बोलते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में। यहां पे ये जो हमने ये रिएक्शन दिखाई है, इसमें आप देखेंगे कि दो कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है, दो कंपाउंड्स मिले हैं, लेकिन स्लेक्ड लाइम सिंगल कंपाउंड है ना। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन इस टाइप की, जब दो कंपाउंड्स कंबाइन हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि जो जब हम क्विकलाइम को पानी में डालते हैं ना तो ये स्लेक्ड लाइम बनता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, इसको हम दीवार पे लगाते हैं, है ना। और वो अच्छा नहीं दिखता है इनिशियली जब वो गीला होता है, लेकिन जब वो सूख जाता है ना तो शाइनी सरफेस दिखती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्लेक्ड लाइम है ना, ये जो ही दीवार पे चला जाता है, ये एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है, और क्या हो जाता है, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम की मैं बात कर रहा हूं। जब ये दीवार पे हम लगाते हैं एक्वस फॉर्म में, ये एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है, तो क्या हो जाता है, ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो वाटर बनेगा ना H2O, वो इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाएगा। और ये जो दीवार चमकता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको एक और बात मैं यहां पे बता रहा हूं, ये जो CaCO3 है ना, ये पता है किस किस की फॉर्मूला है? बहुत सारी चीजें हैं हमारे अराउंड। ये जो चौक है ना जिसे मैं लिख रहा हूं, ये चौक जिससे हम लिख रहे हैं, इसी से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। या एग शेल, उसका भी जो केमिकल कंपोजिशन है इसी से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से। इतना ही नहीं, जो मार्बल है ना, मार्बल, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है और वो चमकता है। और कोई है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन। तो ये मैंने आपको ये बता दिया है कि
ये वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि ये हम कहां पे यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, और वहां पे होता क्या है, ठीक है ना। गुड, अब हम एक और एग्जांपल देंगे। यहां मैंने बता दिया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। ये वो रिएक्शन है जिसमें दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स कंबाइन होके एक ही कंपाउंड बना देते हैं। यहां मैंने दो एलिमेंट्स को मिला के आपको एग्जांपल दिया है, यहां दो कंपाउंड्स को हमने मिलाया है ना। और एक और एग्जांपल दे देते हैं इसकी। इसको मैं रब करूं, इसको देख लो, मैं रब करने जा रहा हूं इसको। ओके, ओके, हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड में, तो एक नया चीज बनेगा H2SO4 एक प्लस। अब बताइए, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, वाटर में डिसॉल्व किया है, एक नया चीज बना है सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, कंपाउंड कंपाउंड मिला है और एक ही कंपाउंड बनाया है। दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? किंग ऑफ केमिकल्स। इसका एक और नाम है ऑयल ऑफ विट्रॉल, ऑयल ऑफ विट्रॉल। नाम याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हमें आगे यूज करने हैं। तो आइए, दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, दो कंपाउंड्स कंबाइन होकर सिंगल कंपाउंड बना। अब हम एक और एग्जांपल देंगे जहां पे एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइन होंगे और बना देंगे सिंगल कंपाउंड। यहां पे लिखेंगे हम when an element and a compound combine। ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल हम देंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म में होता है। जब ये मिलता है तो ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सिंगल कंपाउंड। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल, सल्फर डाइऑक्साइड, जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये भी गैस ये भी गैस, तो ये बना देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। एक और बात मैं बता दूं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ऑफ किसका? एलिमेंट का। ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये किसका मॉलिक्यूल? एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है 9th क्लास में, है ना। ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। तो हम सिंपली क्या बता रहे हैं, ये जो है ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। तो एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं? सिंगल कंपाउंड। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये वो रिएक्शन है जिसमें दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइन होके सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी हमने 3 अलग अलग जो है हेडिंग्स में बांटा है कि दो एलिमेंट कैसे कंबाइन होंगे, दो कंपाउंड कैसे कंबाइन होंगे, और एक एलिमेंट और कंपाउंड कैसे कंबाइन होंगे, और हर एक की 2-2 एग्जांपल से हमने इसको समझाया है। क्लियर हो गया ये? गुड। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जो
कम्बिनेशन रिएक्शन है ना, मोस्ट ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। कुछ रिएक्शंस ऐसे जो कम्बिनेशन रिएक्शंस हैं लेकिन वो एंडोथर्मिक हैं। एग्जांपल एक दे देते हैं, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब ये कंबाइन हो जाते हैं, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है इनको कंबाइन कराने के लिए, तो ये बना देता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और सिंगल कंपाउंड बन रहा है यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन इसको हमें हीट देनी पड़ती है, दैट्स इट इज एंडोथर्मिक। तो ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर नॉट एक्सोथर्मिक बट मोस्ट ऑफ देम आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमने डेफिनेशन पढ़ा इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और 3 हेडिंग्स में इसकी हमने अलग अलग एग्जांपल दी है, और ये भी समझाया कि सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है एक्सोथर्मिक नहीं होती है, कुछ ऐसी हैं जो एंडोथर्मिक भी होती हैं। ओके, तो आइए अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका रिवर्स है। दैट इज, इसमें एक सिंगल कंपाउंड होगा और वो ब्रेक होगा, बना देगा 2 या 2 से ज्यादा, या तो एलिमेंट्स 2 बनेंगे, या तो 2 कंपाउंड्स बनेंगे, या तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कॉम्बिनेशन में बनेंगे। ठीक है ना। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये कंपाउंड जो है इसको 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स बनेंगे या कंपाउंड्स बनेंगे, या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कॉम्बिनेशन में बनेंगे, लेकिन इसको ब्रेक करना जो पड़ेगा उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी जो हम देते हैं इसको, या तो वो हीट की फॉर्म में हो सकती है, या तो वो लाइट की एनर्जी हमें यूज करनी पड़ेगी, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हम यूज कर सकते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? इट इज द रिएक्शन in which a single compound breaks by supplying energy to it. To form 2 or more simple substances। वो क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब देखिए हमने क्या बताया यहां पे, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इट इज द रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड, ये सिंगल कंपाउंड है, ब्रेक्स, ये टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? बाय सप्लाइंग एनर्जी टू इट। जब हम इसको क्या करेंगे?
सप्लाई करेंगे एनर्जी टू फॉर्म टू आर मोर सिंपल सबस्टेंस, और ये क्या बनाता है? सिंपल सबस्टेंसेस। और वो सिंपल सबस्टेंसेस क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, या एलिमेंट्स प्लस कंपाउंड हो सकता है। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन समझ आया? गुड, इसको नोट करो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। ओके, अब देखिए, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाय गिविंग सुइटेबल एग्जांपल्स। ये 3 टाइप्स का हो सकता है। एक जिसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस वाले रिएक्शन में हम क्या करते हैं? इसमें हम हीट एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी से कंपाउंड ब्रेक हो जाता है। अगर हीट हमने दी फिर ये कंपाउंड ब्रेक हो गया है, तब इसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम एक और नाम देते हैं थर्मोलाइसिस। ये कौन सी रिएक्शन है? थर्मोलाइसिस। दैट इज, लाइसिस मीन्स ब्रेक, थर्म मीन्स हीट, यानी कि हीट से ये ब्रेक हो गया है। दूसरा टाइप वो है अगर हमने एनर्जी लाइट की दे दी, सोलर एनर्जी हमने दे दी, तब इसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस वाली रिएक्शन में हमने क्या किया है? हमने एनर्जी जो दी है, हमने लाइट एनर्जी यूज की है। आपको याद होगा जो सोलर एनर्जी है उसमें, सोलर लाइट है ना, इसमें भी एनर्जी होती है। उसमें जो ये सोलर एनर्जी है उसमें एनर्जी होती है छोटे छोटे पैकेट्स में। उन पैकेट्स को बोलते हैं फोटॉन्स। और एक फोटॉन में कितनी एनर्जी होती है? क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एच न्यू, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो वो एनर्जी हम यूज करते हैं कुछ रिएक्शंस में जहां पे सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाता है और ये सूरज की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और वो कंपाउंड ब्रेक होके सिंगल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। इसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम एक और नाम देते हैं फोटोलिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। हो गए 2 टाइप्स। तीसरा जो है वो है अगर हमने एनर्जी सप्लाई की, कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हमने सप्लाई की, तब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एनर्जी कौन सी यूज करते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट इज, हम करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से किसी कंपाउंड को डिकम्पोज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लो, हम इनको एक एक करके एग्जांपल से समझा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन।
इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? रिएक्शन, लिख लीजिए, इट इज द रिएक्शन in which a single compound breaks by supplying heat energy to it to form two or more simple substances. ब्रैकेट में लिखेंगे एलिमेंट्स ऑब्लिक कंपाउंड्स। ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके हम एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। जब हम इसको हीट करते हैं ये ब्रेक हो जाता है, ये बना देगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस, ये बनता है। ये जो जब ये रिएक्शन होती है ये कंपाउंड है ना, ये येलो कलर का बनता है, येलो रेजिड्यू, सॉलिड ही होगा ये। और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जब हम इस रिएक्शन को करते हैं ना, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में इसको हम बांध के रखते हैं टोंग्स से, और फिर यहाँ पे हम इसको हीट देते हैं, हीट सप्लाई करेंगे। और यहाँ देखेंगे जब इसको हम हीट देते हैं ना तो यहाँ से ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलते हैं, कोई गैस बाहर निकलता है ब्राउन कलर्ड, और वो ब्राउन कलर्ड गैस ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ये ब्राउन फ्यूम्स होता है। ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। तो इसमें देख लीजिए, सिंगल टाइप ऑफ कंपाउंड हीट की मदद से ब्रेक हो गया है, कंपाउंड बना दिया लेड येलो कलर्ड कंपाउंड, ब्राउन फ्यूम्स वाला कंपाउंड बना दिया है जो गैसेस फॉर्म में मिलेगा, और एक एलिमेंट बनाया दैट इज ऑक्सीजन। और आपको याद होगा दो ही नहीं बन सकते, तीन बनते, दो या दो से ज्यादा, तो यहां तीन बनते हैं। दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो एक और एग्जांपल से हम समझाएंगे इसको। अगर हमारे पास ये होता है ना ये कंपाउंड फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एक्चुअली इसके साथ होता क्या है, फेरस सल्फेट एक्चुअली ये है FeSO4, इसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। जब हम इनिशियली हीट देते हैं ना इसको, तो ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना ये लॉस हो जाते हैं, ये भागते हैं, लॉस हो जाते हैं, और यहाँ पे हमें मिलता है FeSO4 ये वाला। फिर जब हम इसको और हीट करते हैं, जब हम फेरस सल्फेट, अच्छा आपको याद होगा फेरस सल्फेट जो है ना इसका कलर जो होता है ना ग्रीन होता है, ग्रीन कलर्ड सॉलिड है ये। इसका एक और नाम है ग्रीन विट्रॉल। जब सॉल्यूशन बनाएंगे ना हम इसका, वो भी ग्रीन कलर का होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन विट्रॉल। सल्फर एसिड का मैंने क्या बोला था, ऑयल ऑफ विट्रॉल। ये जो है फेरस सल्फेट ये है ग्रीन विट्रॉल। कॉपर सल्फेट वो किस कलर का होता है, मैं लिख रहा हूं CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं जो हमने आगे देखना है। फिलहाल याद रखना पड़ेगा आपको कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होते हैं। इसका कलर कैसा होता है, ये ग्रीन होता है, ये होता है ब्लू, और इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं, ब्लू विट्रॉल। ये ग्रीन होता है, ग्रीन विट्रॉल। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, याद रखना पड़ेगा आपको। तो जब हम इसको हीट देते हैं ना, पहले ये वाटर मॉलिक्यूल्स भाग जाते हैं, फिर क्या बनता है FeSO4, और ये उसके बाद ब्रेक हो जाता है, और ये क्या बना देता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड भी इसके साथ बनेगा, और बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों गैसेस हैं।
ठीक है। जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ये एक्चुअली ट्वाइस और ये ट्वाइस बनेगा। हाँ, तो ये रिएक्शन है। यहाँ पे अगर बैलेंस करेंगे ट्वाइस ही आएगा, तो ये 14 बाहर 2 इंटू यानी कि 14 टाइम्स वाटर बाहर निकलेगा। तो ये रिएक्शन देख लीजिए, ये जो है ना, ये रेडिश ब्राउन रेजिड्यू बनता है, रेडिश ब्राउन रेजिड्यू बनता है जब हम इसको हीट करते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, इसका एक अलग सा स्मेल होता है, बर्निंग जब सल्फर जलता है ना, उसकी जैसी स्मेल इसकी आती है। एक मतलब अच्छा नहीं लगता है। जब लैब में ये रिएक्शन करेंगे तो वहां पे आपको ये बिल्कुल एक्सपीरियंस होगा। तो लेकिन बताना क्या है, बोथ दीज रिएक्शंस आर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बिकॉज वी सप्लाई हीट एनर्जी टू ब्रेक दीज कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको नोट कर लो। आप इतना पोर्शन स्किप भी कर सकते हो, ये लिखने की ना लिखना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो रिएक्शन को। ओके, ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद हम देखेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलिसिस। तो कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे AgCl, जब हम इसको, ये जो वाइट होता है, सिल्वर क्लोराइड वाइट होता है, जब हम इसको एक्सपोज करते हैं ना सनलाइट को, लेट्स सपोज हमने सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का है, हमने इसको एक चाइना डिश में ले लिया है, सनलाइट में रखा है, तो धीरे धीरे ये वाइट जो है ना, ये धीरे धीरे इसमें आपको कुछ ये जो है डीप ग्रे कलर्ड मिलेगा, मतलब कलर इसका धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि सिल्वर बनता है प्लस क्लोरीन गैस उड़ जाता है, और ये सिल्वर जो यहां पे बनता है ना, ये डीप ग्रे बनता है। यहां बताना जरूरी है कि ये जो सिल्वर है ना, Ag सिल्वर, आपको पता होगा कार्बन के डिफरेंट इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। जैसे डायमंड चमकता है, जबकि ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है। दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है। इसी तरह से सिल्वर जो है ना, ये भी दो फॉर्म्स, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स में मिलता है। एक होता है यही डीप ग्रे कलर्ड मिलेगा, और दूसरा जो है ना वाइट सिल्वर जिसको बोलते हैं, वो वाइट सिल्वर होता है, डीप ग्रे सिल्वर। तो सिल्वर के दो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स है, लेकिन यहां कौन सा फॉर्म बनता है? डीप ग्रे वाला, ठीक है ना। यहां व्हाइट सिल्वर नहीं बनता, वो अलग सा इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। तो अब बताइए, क्या यह फोटोलिसिस है? यस, इट इज फोटोलिसिस बिकॉज द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड takes place only and only when it is exposed to sunlight, and sunlight provides energy in the form of photons. photons में एनर्जी होती है, और वो एनर्जी सिल्वर क्लोराइड एब्जॉर्ब करता है। उस एब्जॉर्ब करने से सिल्वर और क्लोराइड के बीच में अट्रैक्शन जो होता है, बॉन्ड जो होता है, वो ब्रेक हो जाता है, और ये बनता है सिल्वर और क्लोरीन अलग बनता है। ये है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड अगर हम लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का होता है। तो ये जब सनलाइट में इसको हम एक्सपोज करेंगे तो सनलाइट, तो क्या हो जाता है? सिल्वर बनता है ट्वाइस, प्लस ब्रोमीन अलग गैस फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस हमें बताती हैं कि
सनलाइट की मदद से, सनलाइट में एनर्जी की वजह, सनलाइट में जो एनर्जी है उसकी वजह से कंपाउंड ब्रेक होगा और दो एलिमेंट बना सकता है। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट फोटो डिकम्पोजिशन, इसको हम फोटोलिसिस भी बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये जो रिएक्शंस है ना, ये हम यूज करते हैं, ब्लैक करते थे, आज भी बहुत जगह पे यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है ना, उसमें एक कोटिंग होती है, वो या तो इसकी होगी या तो इसकी होगी, या सिल्वर आयोडाइड उसकी भी हो सकती है ना। जब वो फिल्म जो है ना, जब वो एक्सपोज हो जाता है टू लाइट, तो वहां पे ये रिएक्शन हो जाती है। ये सिल्वर जो बनता है ना, ये डिपॉजिट हो जाता है और क्लोरीन उड़ जाता है। और जहां जहां ये डिपॉजिट हुआ है बिकॉज ऑफ सनलाइट, जहां एक्सपोज हुआ है वहां इमेज बनती है। उसके बाद उसको हम बोलते हैं कि वो जो फिल्म एक्सपोज हो गई है, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और फिर एक प्रिंट निकालते हैं तो फोटोग्राफ बनता है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी केमिस्ट्री है, इतनी ही नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे होता है, कि उसमें क्या क्या हो रहा है, फिर क्या बनता है, कैसे, उसके लिए आपको एक सोफिस्टिकेटेड अच्छी सी लैब होनी ज़रूरी है। और वो अच्छी सी लैब आपको कहाँ पे मिलेगी? वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मिलती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़, लेकिन वहाँ तक पहुँचना है आपको। इसीलिए हम आपको तैयार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको अच्छी तरह से मेहनत करो और आप दुनिया के बहुत सारे नई नई चीज़ें जो आप अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ आप जाएंगे और आपको वो चीज़ें मिलेंगी। जैसे हम आपको बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये चीज़ दिखता है, तो वो टनलिंग माइक्रोस्कोप से कोई चीज़ दिखता है, तो कैसे वो चीज़ आप देखेंगे। थोड़ी सोसाइटी में ऐसे वो चीज़ें मिलती हैं, उसके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं और वहाँ पहुँचना है और वहाँ पहुँच के वो चीज़ें आप देखेंगे और उनको देख के आप ना लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे कि सोसाइटी जो है उसमें जो आम आदमी है उसके लिए जो ज़िंदगी है ना, वो इजी बन जाएगी। और अपनी लाइफ तो इजी बनती ही है जब कोई इंसान बहुत आगे स्टडी करता है। ठीक है बेटा, तो आप ये चीज़ें जहन में रखेंगे। अभी आप ये चीज़ें सिर्फ जहन में रखनी है, समझना है, और इन्हीं की मदद से आपको क्या होगा कि आगे जब मार्क्स अच्छे मिलेंगे, नॉलेज बहुत ज़्यादा डेवलप आपकी होगी, फिर आप क्या करेंगे, अच्छे से कॉलेज में आपको एडमिशन होगा, कंपटीशन आप फाइट करेंगे, है ना, और आगे बढ़ के आप लाइफ में वो करेंगे जिससे आपको, आपकी फैमिली को और सोसाइटी को आप पे गर्व होगा। ओके, तो ये है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हो गया? रब करूं मैं? बहुत अच्छा बेटा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे वाली रिएक्शन कौन सी है? शाबाश, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम क्या और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, लिखना चाहेंगे लिख लीजिए। इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which a single compound breaks into two or more simpler substances by supplying electrical energy to it. कंपाउंड ब्रेक होगा, वो सिंपल सब्सटेंसेस बना देगा, लेकिन कब? जब उस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हमने एनर्जी दी है। लेकिन हम यहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सी एनर्जी देते हैं? हम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, H2O जो है ना, इसको हम ब्रेक करते हैं, और वाटर किन किन एलिमेंट से बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर में हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, कैसे करते हैं इस रिएक्शन में? उसके लिए आप सभी बच्चे घर में हो तो आप ये घर में बैठ के कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्या करना है। आप लाएंगे एक
प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट मग, एक इस मग को आपको क्या करना है, छोटे से 2 होल्स यहां पे करने हैं, 2 होल्स, और इनमें आप स्टॉपर्स लगा देंगे। और फिर वो जो ड्राई सेल्स है ना 1.5 वोल्ट की वो होती है, उसको ब्रेक करना, लेकिन अच्छी तरह से ब्रेक करना ताकि उसके बीच में जो रॉड होती है वो निकालनी है। 2 रॉड्स आपको मिलेगी 2 ड्राई सेल्स को ब्रेक करने से। वो 2 रॉड्स जो होती है ना वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट की 2 रॉड्स आपको निकालनी है। और आपको मैं बता दूं, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, कार्बन है, बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, आगे देखेंगे हम, लेकिन फिलहाल हमने वो 2 रॉड्स लानी है और उनको हम यहां पे फिट करेंगे इन 2 होल्स में। इधर हमने इनको फिट किया है, एक रॉड यहां पे लगा दी और दूसरी रॉड हमने यहां पे लगानी है। 2 रॉड्स कहां से लाई हमने, ये ग्रेफाइट की रॉड्स हमने 2 ड्राई सेल्स, पुरानी वाली 2 ड्राई सेल्स हैं, उनको ब्रेक किया है, वहां से हमने इनको निकाला है। इसके बाद यहां हमने वायर से इनको बांधना है, ये अलग और ये अलग, और इनको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ना है। ये बैटरी का सिंबल है, ये वाला बैटरी का सिंबल है, सेल का सिंबल है एक्चुअली। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो बैटरी बनती है। तो फिलहाल ये सेल हमने यहां पे लगा दी, बैटरी हमने लगा ली यहां पे। तो ये वाला जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला ये नेगेटिव साइड है। तो यहां जब इसके साथ ज्वाइन होगा ये वाला पॉजिटिव बनेगा और ये वाला नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव वाला जो है, ये नेगेटिव वाला है, इन दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस में बनता है इसको हम बोलते हैं एनोड, और ये जो है जो नेगेटिव वाला है इसको हम बोलते हैं कैथोड। एनोड एंड कैथोड। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको इसमें डालना है वाटर। हमने इसमें डालना है वाटर, डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, ठीक है। और फिर कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के, जिससे क्या होगा, ये वाटर जो हमने इसमें डाला है ये बनेगा एसिड्यूलेटेड वाटर। एसिड्यूलेटेड वाटर। हम प्योर वाटर नहीं लेंगे, हम लेंगे वो वाटर जिसमें हमने एसिड डाला है। क्यों? बिकॉज प्योर वाटर जो है ना उसमें से करंट पास नहीं होती, क्योंकि हमें करंट पास करनी है, करंट पास थोड़ी होगी प्योर वाटर में से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालते हैं। आप ऐसा नहीं करना कि आपने बकेट लिया है ठंड में और उसमें बॉयलर डाला है, फिर आप देखेंगे वो गर्म हो गया पानी कि नहीं हो गया, आप अपना हाथ उसमें डालेंगे, बोलेंगे नज़ीर सर ने बोला था कि वाटर में से करंट पास नहीं होती है। उसमें करंट पास होती है जो आप वाटर लाएंगे वहाँ से, जो क्योंकि उसमें आयोन्स होते हैं जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर होता है। अदरवाइज जो प्योर वाटर होता है ना वो उसमें से करंट पास नहीं होती है। यहाँ हमने इसको गुड कंडक्टर क्यों बनाना है, तभी तो हमने इसमें थोड़ी सी सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाला है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम लाएंगे 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर, मतलब उनमें अप टू ब्रिम उनको, फिर हम उनको ये जो टेस्ट ट्यूब है ऐसे, इसमें हमने पानी यहाँ तक पूरा लिया है और यहाँ पे हमने क्या रखना है, अपना थंब, उसको उल्टा करना है और इस पानी में डुबोना है और यहाँ पे लाना है, यहाँ पे, और इसमें वाटर ऊपर तक होगा। और यहाँ पर भी सेम तरीके से यहाँ तक आप लाएंगे, किसको, टेस्ट ट्यूब को, और इसमें वाटर ऑलरेडी है। और यहाँ पे आपने क्या रखा है, की मतलब स्विच, ऑन करना है या ऑफ करना है, तो यहाँ पे वो हमने रखा है। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो कर लिया है। अब हम देखें कि क्या होगा।
जो ही हम की ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, जब हम देखेंगे यहां से कुछ बबल्स आ रहे हैं, छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, और वो बबल्स यहां जमा हो रहे हैं, यहां खाली बन रहा है, पानी को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से पानी नीचे जा रहा है, और यहां पर भी जगह बन रहा है, और पानी को नीचे की तरफ धक्का लग रहा है ना, और यहां से भी बबल्स, जो मैंने बता दिया है, बबल्स ऊपर की तरफ जमा हो रहे हैं, यहां तो बबल्स बन के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट जब यहां पे कुछ गैस जमा हो रहा है ना, वाटर को नीचे एक पुश हो रहा है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से ये गैस जो है जमा हो रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे मिलता है, देखिए हम यहां पे क्वेश्चन एक लिख रहे हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, नंबर 1, व्हाई a few drops H2SO4 are added to water। हम थोड़े से कुछ ड्रॉप सल्फर कैसे में डालते हैं, क्यों डालते हैं? नंबर वन, जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, ये जो एनोड है, यहां पे जो ये गैस जमा हो रहा है वो कम हो रहा है, इतना हो रहा है, लेकिन ये जो है ना लगभग इसके डबल यहां पे गैस जमा हो रहा है, यहां तक हो रहा है। मतलब कैथोड पे जो गैस, कैथोड के टेस्ट ट्यूब में जो गैस जमा हो रहा है उसका वॉल्यूम जो है वो लगभग डबल हो जाता है एज कंपेयर टू किसके, जो एनोड पे जमा हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाई द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड is twice the volume of gas collected at anode। क्यों ऐसा हो रहा है? और एक और चीज पूछा जा रहा है, हाउ विल यू टेस्ट द gases produced at the electrodes। जो इलेक्ट्रोड्स पे जो गैस बन रहा है उनको टेस्ट करना है, वो कौन कौन सा गैस है, कैसे करेंगे इसको, कैसे पता चलेगा यहां कौन सा गैस है, यहां कौन सा गैस है। एक और, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व, इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है वो बताओ, कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है। हमने तो लिक्विड डाला था, गैस बन रहा है, हो क्या रहा है यहां पे, इसको हमें समझाओ। तो ये चार चीजें हम समझेंगे। देखिए हुआ क्या, पहला जो है हमने सल्फर एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाले हैं, क्यों डाले, बिकॉज प्योर वाटर हमने डाला, इसमें प्योर वाटर में से करंट पास नहीं होती है, तो इसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए हमने क्या किया है, ये सल्फर एसिड डाला, इस एसिटुलेटेड वाटर बनाया है ना बेटा, बहुत अच्छा। तो अब हम क्या करेंगे, तो why the volume of gas collected at cathode is twice the volume of gas collected at anode। इससे पहले ये क्वेश्चन समझाने से पहले क्यों निकलता है ज्यादा, यहां ज्यादा गैस बनता है, यहां कम बन रहा है, यहां जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो लगभग डबल है, किससे डबल है, इस गैस से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम
इसको निकालेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा थोड़ा ऊपर किया, थोड़ा थोड़ा ऊपर किया, थोड़ा थोड़ा ऊपर किया, फिर हमने इसको टिल्ट किया और फिर हमने बर्निंग मैच स्टिक लाया है। जब हम यहाँ पे बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ये गैस इसके जो ही हमने उसको छोड़ा, बर्निंग मैच स्टिक लाया सामने, तो हम देख रहे हैं ये जल रहा है, ये गैस विद अ पॉप साउंड। तो व्हाट डज दैट मीन? इस टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस जमा हुआ था? हाइड्रोजन गैस। इधर हाइड्रोजन गैस जमा हो गया था, ठीक है ना। अब इसको हम उल्टा करेंगे, धीरे धीरे थंब रखा ऊपर, फिर बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे, तो हम देखेंगे कि बर्निंग मैच स्टिक जो है ना, उसकी जो फ्लेम है वो तो ब्राइटली और जल रही है, तो दैट मीन्स कि उसको कोई गैस हेल्प, ये जो इसमें गैस है वो हेल्प कर रहा है इसको बर्निंग में। तो बताइए कौन सा गैस है? ये ऑक्सीजन गैस है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड विच गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। तो आफ्टर टेस्ट करने से आप बता सकते हैं कि कैथोड पे हाइड्रोजन बनता है और एनोड पे ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने वो नहीं बताया ये डबल क्यों है, ये सिंगल क्यों है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि ब्रेक कौन हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल। जब ये ब्रेक होगा, कौन से गैसेस बने हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पे हाइड्रोजन बना और यहां पे दो गैसेस बने हैं। ये यहां पे लिखेंगे हम, हाइड्रोजन जो है कहां पे बना? कैथोड पे। ये हमें कैथोड पे बन रहा है, और ये ऑक्सीजन जो है ये हमें कहां पे मिला? ये हमें एनोड पे मिलता है। अब हम इसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 2 बनाना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन 2 से हाइड्रोजन 4 हो गए तो ट्वाइस। तो यहां बताइए हाइड्रोजन के कितने मोल्स बन रहे हैं? 2। यहां ऑक्सीजन के कितने मोल्स बन रहे हैं? 1। दैट इज हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है वो डबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रीजन है, दो वाटर मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली ब्रेक हो जाते हैं तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बनते हैं और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं। दैट इज व्हाई द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड विच इज हाइड्रोजन इज डबल इन वॉल्यूम, दैट इज इट इज ट्वाइस, है ना, ट्वाइस है ये, एज कंपेयर टू द गैस विच इज कलेक्टेड एट एनोड। और एनोड पे कौन सा गैस बन रहा है? वो बन रहा है ऑक्सीजन। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो अब आप देख लीजिए क्यों डालते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों वॉल्यूम बन रहा है कैथोड पे ज्यादा, कौन सा गैस निकल रहा है और क्यों निकल रहा है वो हमने एक्सप्लेन किया है। और कौन कौन सा गैस है उसको हम टेस्ट से पता चलता है वो, और इसके लिए जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे लिखी है। ये था आज का जो हमारा लेक्चर है। 2 चीजें हमने एक्सप्लेन, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज हम बस इतना पढ़ेंगे। आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।